हेलो एवरीवन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम की टेंटेटिवली डेट अनाउंस हो चुकी है। आपका एग्ज़ाम अगस्त और सितंबर महीने में होने जा रही है। तो अब आपके पास बहुत कम समय बचे हुए हैं, इसलिए इस बचे हुए समय में अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से करना है। तो प्रैक्टिस सेट को आपको लगाना होगा। दोस्तों, जितने प्रैक्टिस सेट हमारे इस चैनल पर अपलोड हैं, आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लीजिए, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर पाते हैं। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएसपी से रिगार्डिंग बहुत अच्छे अच्छे क्लास आने वाली है। दोस्तों, ये है किरण प्रैक्टिस सेट वर्कबुक, जिसमें 32 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं। और दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि आपके कुल जो 32 सेट हैं, सभी प्रैक्टिस सेट को हम अच्छे से आपको कवर करवाएंगे। तो दोस्तों, आज हमारा वादा इस वीडियो के समाप्त होते ही पूरा हो जाएगा, यानी कि 32 सेट में हम लोग पहुँच चुके हैं। और दोस्तों, 32वां सेट में जो है ना, आपके प्रीवियस से क्वेश्चन दे रखे हैं। 2018-19 में जो प्रश्न पूछे गए थे, उस प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, और इस प्रैक्टिस सेट पर आपका स्कोर कितना बन पा रहा है, अपना स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों, जब आपको इसकी यदि PDF प्राप्त करनी है तो PDF कहाँ पर मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अभी तो रिसेंटली एग्जाम जो इलेक्शन हुए थे हमारे देश में, लोकसभा चुनाव हुए थे। तो लोकसभा चुनाव से संबंधित ये प्रश्न है, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कि भारत के निर्वाचन आयोग की। देखिए, भारत में निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि इसकी चर्चा जो है संविधान में की गई है। ठीक है। जब भी दोस्तों कोई भी संवैधानिक बॉडी होती है, तो वो किसी न किसी अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया मतलब जाता है। जैसे कि आपके संविधान में 395 अनुच्छेद है, तो 395 अनुच्छेद में से जो अनुच्छेद नंबर 324 यानी कि 324 जो दोस्तों ये अनुच्छेद है, इसमें आपके निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 324 में क्या है, आपके निर्वाचन आयोग की चर्चा की गई है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वर्तमान में जो निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, वो कौन दोस्तों, उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है। तो वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है, राजीव कुमार जी हैं। आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों, अगर हम बात कर देते हैं यहाँ पे निर्वाचन आयुक्त की, तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। जो भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति, और उनके द्वारा ही निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि निर्वाचन आयुक्त की, तो इसकी जो मतलब कि होती है टेन्यूर, यानी कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष होती है। जो भी पहले हो जाए वो इसमें पूरी हो जाती है। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। और दोस्तों, इसकी जो वेतन होती है ना, मतलब कि मुख्य चुनाव आयुक्त की, ये 2,50,000 प्रति माह जो है इसकी वेतन रखी गई है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको हमारा जो पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। तो बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या है कि फल का स्वाद मीठा किसके कारण से होता है। तो दोस्तों, आप सबको बता दें, फल का स्वाद जो होता है मीठा, वो फ्रुक्टोज जो होती है उसके वजह से जो होती है, फल का जो स्वाद होता है वो क्या होता है, मीठा हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, फ्रुक्टोज क्या होता है, एक पिगमेंट होता है, यानी कि वर्णक होता है, जो किस में पाया जाता है, फल को स्वाद यानी मीठा स्वाद प्रदान करता है। दोस्तों, फ्रुक्टोज होती है चीनी का एक रूप होता है, जिसे मोनोसेकेराइड भी कहते हैं। तो आप तो सभी लोग जानते होंगे मोनोसेकेराइड होता है, डाइसेकेराइड होता है, ये सभी चीज़ें होती हैं। तो फ्रुक्टोज जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है प्रकार का, आपको मोनोसेकेराइड के अंतर्गत आती हैं। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे अगला प्रश्न की ओर। उस आंदोलन का नाम बताइए जो वनों के बारे में सामान्य जन जागरूकता का एक जीवंत उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, जो वनों के लिए जो मतलब कि बारे में समान जन जागरूकता फैलाए गए थे, वो किस आंदोलन में किए गए थे दोस्तों, तो वो थे कौन सा हमारा, तो ये था आपका चिपको आंदोलन। ठीक है। दोस्तों, अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, और इसका वजह क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हरित जो ग्लोबल वार्मिंग हो दोस्तों, वो क्या है, बढ़ रही है। और उसका प्रमुख कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ये क्यों होता है दोस्तों, जो इतनी आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने से क्या होता है, हम लोग पेड़ पौधे को काट देते हैं अपने घरों को बसाने के लिए। तो उससे क्या होता है दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वातावरण में फैल जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो भारी होती है, और ये हमारा पृथ्वी जो है बहुत गर्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमें गर्मी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, सभी व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी लोग अपने आसपास में कम से कम 5 पेड़
जितना आपसे पॉसिबल हो सके दोस्तों ज़रूर लगाएं, ठीक है, जिससे कि इस भयंकर भयानक गर्मी से हम लोग आगे बच सकें। दोस्तों यहाँ पे है कि चिपको आंदोलन की हमें बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 यानी कि 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन की प्रारंभ होती है, ठीक है। और दोस्तों ये कहाँ से होती है, तो उत्तराखंड के एक चमोली जिला है, ठीक है, जिसे फूलों की घाटी भी कहते हैं। तो उत्तराखंड के चमोली जिले से ये चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसे आप याद रखेंगे। दोस्तों इसका उद्देश्य जो था इस आंदोलन का वो था क्या, जंगली वनों को सुरक्षा प्रदान करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नम्मा मेट्रो किस शहर के मेट्रो रेल के लिए एक स्थानीय शब्दावली है। देखिए नम्मा जो है ना, नाम से स्पष्ट दोस्तों ये कोई दक्षिण का राज्य होगा नम्मा करके। तो नम्मा मेट्रो दोस्तों ये कहाँ की है, तो ये आपको बेंगलोर में पड़ता है नम्मा मेट्रो। इसका स्थानीय नाम यानी कि जो लोकल नाम होता है ना, वही क्या होता है, नम्मा मेट्रो को किसे बेंगलोर में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बेंगलोर की हम बात करते हैं, तो बेंगलोर में जो मेट्रो शुरुआत हुई थी, मेट्रो इसकी जो स्थापना हुई थी 2011 ईस्वी में बेंगलोर में इसकी शुरुआत हुई थी। कब, 2011 ईस्वी में, ठीक है। और दोस्तों दक्षिण भारत में चलाया गया यह प्रथम मेट्रो है, कौन सा, बेंगलुरु वाला, ठीक है। और दोस्तों एक प्रश्न आपसे ये भी पूछता है कि भारत में सबसे पहले जो मेट्रो स्टार्ट की गई थी वो किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो वो 1984 में की गई थी। और कहाँ पे की गई थी, तो वो थी कोलकाता में। कहाँ पे, कोलकाता में की गई थी 1984 ईस्वी में। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हेनले और पार्टनर्स कोचेनोव क्वालिटी ऑफ नेशनलिटी इंडेक्स दुनिया भर की राष्ट्रीयताओं की गुणवत्ता का एक व्यापक रैंकिंग प्रदान करता है। क्वालिटी इंडेक्स 2017 के मुताबिक विश्व की सर्वोत्तम रैंक देश कौन सा है। तो दोस्तों ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, आपके यहाँ पर देखिए रैंकिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हम आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं करंट अफेयर्स के, जो आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं उनको भी हम कवर करेंगे। तो कौन कौन चाहते हैं कि आप हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वीडियो को लाना, तो आप सभी लोग को कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो हम वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल जो 2017 में था वो था कौन सा हमारा, ये फ्रांस, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का शुरुआत बना। देखिए दांडी मार्च दोस्तों ये मतलब महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक प्रमुख मतलब कि आंदोलन कह सकते हैं आप। तो देखिए दांडी मार्च इसलिए प्रारंभ किया गया था ना, क्योंकि दोस्तों आपको नमक पर टैक्स जो अंग्रेज मांगते थे उसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी जी द्वारा 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी द्वारा जो है ना इसके कुल जो 78 सहयोगी थे, इनके अनुयायी थे, उनके साथ दोस्तों ये दांडी मार्च को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और दोस्तों ये 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये मतलब कहाँ पहुँचे थे, साबरमती आश्रम में, मतलब ये वहाँ पे दांडी पहुँच चुके थे, ठीक है। तो चले कब थे, 12 मार्च को चले थे और पहुँचे कब थे, 6 मार्च को, 6 अप्रैल को ये लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे, ठीक है। और 78 इनके सहयोगी के साथ में इन्होंने यहाँ पे मतलब पहुंच चुके थे। तो दोस्तों ये जो दांडी मार्च है ना, ये किस आंदोलन से शुरुआत में आया था, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो वो कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है कि 1930 में ही इसकी स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि ओडिशा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करवाने वाले शासक निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है। देखिए ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो कोणार्क मंदिर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कोणार्क मंदिर जो सूर्य मंदिर है वो उसका निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने करवाया था, वो था गंग राजवंश, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो गंग राजवंश थे उनका दोस्तों नाम क्या था, नरसिंह देव प्रथम, ठीक है। इसके शासक कौन थे, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है ना ये मतलब कि इसकी जो मतलब नींव रखी गई थी, इसकी मतलब कि बनाया गया था किसको, तो सूर्य मंदिर को बनाया गया था। इसे आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण हुआ है वो लाल बलुआ पत्थर एवं काले ग्रेनाइट पत्थर से मिलकर ये बना है, कौन सा, सूर्य मंदिर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। भारत का विभाजन होने पर भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद बंदी रेखा के रूप में 17 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सी लाइन प्रकाशित की गई थी। तो दोस्तों यहाँ देखिए जो प्रमुख लाइनें होती है ना, जो जीके के प्रश्न स्टैटिक में पूछे जाते हैं, वहाँ से भी आपके प्रश्न यहाँ पे बन चुके हैं। तो भारत की जो
विभाजन हुआ था ना, तो उसमें एक था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा था दोस्तों, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा कब हुई थी? 17 अगस्त 1947 को इसे मतलब कि दिया गया था, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो मैकमोहन लाइन है ना, ये इंडिया और चाइना के बीच में, किसके बीच में? इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा है? तो मैकमोहन लाइन है। जबकि रेड क्लिफ लाइन दोस्तों किसके बीच में है? तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको रेड क्लिफ लाइन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं डुरंट लाइन की, तो ये आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिल जाएगी, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सा डुरंट लाइन है? रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के बीच में। वही मैकमोहन रेखा है दोस्तों, ये आपके इंडिया और चाइना के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे आपके 3 प्रश्न बनते हैं। एक होता है कि संसद, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। तो आप इसे ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, जैसे कि सरला, ला। ठीक है, देखिए 100 से क्या होता है? संसद, यानी संसद कितना होगा? 79, यहाँ शुरुआत कीजिए। रो से क्या होता है? राज्यसभा, यानी कि 80। ठीक है, और लोकसभा कितना होता है? 81, यानी कि 79 में होता है संसद, 80 में होता है राज्यसभा, और लोकसभा कितने होता है? 81 में होता है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। देखिए राज्यसभा में अधिकतम संख्या दोस्तों वो 250 हो सकती है, लेकिन यदि आपको यदि वर्तमान पूछा जाए दोस्तों, वर्तमान कितनी है? 245 सीटें हैं, लेकिन हो कितनी सकती है? 250 सीटें हो सकती है, और वर्तमान कितनी है? 245 सीटें हैं। ठीक है, और दोस्तों लोकसभा की सीट की बात करेंगे हम, तो वर्तमान कितनी है? 543 सीटें पर जो है वर्तमान में चुनाव हुआ है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, बहुत ही आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे राज्यसभा की, तो राज्यसभा क्या है? एक प्रकार की अस्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती है। जबकि लोकसभा दोस्तों क्या होती है? एक अस्थायी सदन है, जो प्रत्येक 5 वर्ष पर इसकी चुनाव होती है। इससे पहले भी सरकार को भंग किया जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। सामान्य मानव शरीर की कोशिश में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों क्रोमोसोम जो होती है गुणसूत्र होती है, गुणसूत्र जो होती है सामान्य मनुष्य में वो कितनी होती है? तो ये होती है 46, यानी कि 23 जोड़ा जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है? गुणसूत्र पाई जाती है। टोटल कितनी? 46 पाई जाती है, और जो जोड़ा पूछा जाए तो आपको 23 जोड़ा आपको बताना होगा, और टोटल कितना होता है? 46 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो क्रोमोसोम होती है, गुणसूत्र होती है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 1848 में, वो सन कौन था? 1848 में एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था होज मिस्टर। ठीक है, तो होज मिस्टर के द्वारा जो क्रोमोसोम की खोज की गई थी 1848 में, और इसका नामकरण किया गया था गुणसूत्र 1848 में इसका नामकरण किया गया था। इस पॉइंट को आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम पढ़ते हैं अगले सवाल की। दोस्तों ये था आपके जीके का प्रश्न। आपको ये प्रश्न कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा चित्र फल, आम और सेब के बीच में सबसे अच्छा संबंध को सूचित करता है? तो देखिए दोस्तों ये है वेन डायग्राम का सवाल, और वेन डायग्राम सवाल में क्या होता है ना, देखिए कहा है कि फल को, आम को और सेब को, हम सबको क्या पता है कि फल जो होती है दोस्तों एक बड़ा चीज़ होता है। ठीक है, और फल के अंदर ही क्या होता है? आम आता है, और क्या होता है? सेब आता है। हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई पार्टिकुलर चीज़ को बोलते हैं, कोई इंडिविजुअल जो चीज़ें होती है, जैसे कि आम अभी चलने वाला है, मौसम है, आम का मौसम है, तो हम क्या बोलेंगे कि आम लेते आइएगा, या हम बोल सकते हैं कि फल लेते आइएगा। तो फल यदि हम बोल देंगे ना, तो कौन सा फल के, ये किसी एक चीज़ फल के बारे में नहीं बोले, यानी पूरे समुदाय को बोल दिए। जब किसी एक फल का नाम लेंगे, जैसे कि आम लेंगे, सेब लेंगे, अनार लेंगे, तो किसी एक फल को बोलेंगे। तो जब बड़ा समुदाय होता है उसको हम बाहर रखते हैं, और जो छोटा होता है उसको अंदर में रखते हैं, उसके अंदर जो आता है। तो इस प्रकार आप कहाँ पर देख पा रहे होंगे? ऑप्शन नंबर 4 में देख पा रहे होंगे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है 440 वर्ग मीटर है, और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई दे रखी है 11:10 के अनुपात में है, तो प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्रम से कितनी हो जाएगी? तो देखिए दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे तो देखिए जब भी आपको रेशियो में रेशियो दे रखा होगा लंबाई चौड़ाई की, तो आप अपने मन से उसे x लगा देंगे, इसमें 11x और 10x। ठीक है, तो हम सभी दोस्तों जानते हैं कि यहाँ पे देखिए आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी? 440 दे रखी है, वर्ग मीटर दे रखी है। ठीक है, यानी कि मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यदि हम यहाँ पर लंबाई की जगह पर लंबाई रख देंगे और चौड़ाई की जगह पर चौड़ाई रख देंगे, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो लंबाई कितनी हमारे पास है? 11x है ना, 11x करिए, और दोस्तों हमारे पास जो चौड़ाई है कितनी है? 10x है। ठीक है, 10x बराबर कितना हो गया? 44, यानी 440 मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, जब 11 में जब गुना करेंगे 10 से, कितना होगा 110 x² हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 440 मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों यदि हम इसे काट करेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, तो कितना बार में, 2 बार में कट जाए, 4 बार में कटेगा, ठीक है। यानी ये x² की वैल्यू जब 4 है तो x वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। यानी कि जो हम यहाँ पे x रखे हैं ना, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 हमको रखना होगा। यह यदि यहाँ पे 2 रखेंगे और यहाँ पे हम 2 रख देंगे तो कितना होगा, 11 दूनी 22 हो गया ये, और ये 10 दूनी 20 हो गया। यानी जो लंबाई की चौड़ाई, जो लंबाई दोस्तों कितनी है हमारे पास, तो 22 है, और चौड़ाई कितनी है, 20 है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे। हम देख लेते हैं ऑप्शन हमारे पास है या नहीं है। तो 22 और 20 दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि रुचि सहज की बहन और विनीत की माता है, विनीत राकेश का भाई है, राकेश का रुचि से क्या संबंध है, ठीक है। देखिए दोस्तों, रुचि जो है ना, यहाँ पे अगर रुचि बना देते हैं, रुचि सहज की बहन है, तो सहज की क्या हुई, बहन हो गई। अब दोस्तों अभी पता है हमको कि सहज पुरुष है या महिला है, अभी हमको क्लियर नहीं है। और आगे बढ़ते हैं तो और कह रहा है कि विनीत की माता है, कौन, रुचि जो है ना वो विनीत की माता है। यानी विनीत की माता जो है रुचि है, यानी विनीत इसका बेटा हो गया, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। बेटा है तो पुरुष हो जाएगा। दोस्तों ये इसकी माँ हो गई, यदि बहन होती है तो ये इसकी मौसी हो गई, और यदि ये भाई होता, यदि ये पुरुष है तो ये इसका मामा हो गए। अब कहता है कि विनीत जो है ना राकेश का भाई है, और राकेश का भाई है विनीत। यानी कि इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो ये रुचि है, रुचि का दोनों बेटा कौन सा है, विनीत और राकेश हो चुका है। अब कह रहा है कि राकेश का रुचि से क्या संबंध है, राकेश का, यानी कि राकेश कौन है, रुचि इसका, तो राकेश तो रुचि का कौन है, तो राकेश जो है रुचि का कौन है, तो ये बेटा हो गया, तो पुत्र हो गया। ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि दिए गए शब्दों में से कोई संबंध है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट है, केंद्र से संबंधित है, तो हाई कोर्ट कहाँ से संबंधित हो जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट दोस्तों होती है ना, सुप्रीम कोर्ट वो कहाँ पर होती है, केंद्र में होती है, जो कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। उसी प्रकार से दोस्तों हाई कोर्ट जो होती है वो कहाँ होती है, आपके प्रत्येक राज्य में होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पटना उच्च न्यायालय है ना, तो पटना उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो अपने बिहार राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कह रहा है कि दिए गए 2 शब्दों के बीच कोई संबंध है, कौन सा संबंध देख लेते हैं। यहाँ पे CAT है और ACT है, HAWK में। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना, तो CAT उल्टा हो रहा है ना, CAT में क्या लिखा है, ACT, यानी कि पहला और दूसरा को चेंज करके तीसरा को एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार से HAWK है, तो इसमें हम क्या करेंगे, के तो लास्ट में होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ACT, इसमें क्या क्या गया आप ध्यान से देखेंगे यदि, तो देखिए इसमें वो चीज़ें नहीं है। पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, ABCD होता है ना, तो सबसे पहले A आएगा, उसके बाद B, उसके बाद C, उसके बाद D। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा, A आएगा, उसके बाद क्या आएगा, H आएगा, उसके बाद क्या आएगा, K आएगा, उसके बाद क्या आएगा, W आएगा। यानी कि AHKW कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में AHKW, हाँ ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे हमारे पास का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, धोनी 18वीं पारी में 172 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत 8 बढ़ जाता है, तो 18वीं पारी के बाद नया औसत कितना हो जाएगा। तो कितना सिंपल प्रश्न है दोस्तों। देखिए माना कि देखिए 18वीं पारी में 172 बनाया, यानी कि 17वीं पारी में कितना बनाया होगा, 8 रन का बनाया होगा, तो 17वीं पारी में मान लीजिए x बनाया होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब दोस्तों इसे हम कह सकते हैं 17x कुछ ना कुछ 17x प्लस कितना 172, अब बटे कितना, टोटल कितना पारी है, 18 पारी है, और उससे कितना हो गया, 8 बढ़ गया, तो x प्लस 8 कर देंगे यहाँ पे। तो जब x की वैल्यू हम निकालते हैं तो x वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो 28, यानी x वैल्यू कितनी हो गई, 28 हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, 28 ये हो गई, तो क्या 18वीं पारी के बाद 18वीं पारी के बाद क्या होता है, यहाँ पे 8 बढ़ जाता है, तो 18 में हम क्या करेंगे, 28 में क्या करेंगे, 8 को हम जोड़ देंगे, तो 8 कितने हो गए, 36 हो गया, यानी 36 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 4 जोड़ों में से 3 एक ही समूह के हैं, इनमें से असंगत कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे असंगत आपको चूज करना है। देखिए असंगत आप ध्यान से देखेंगे ना, तो असम को मसा लिखा गया है, सिक्किम को मिसिम लिखा गया है, तो बिहार को RABHIB लिखा गया है, तो दिल्ली का दोस्तों यहाँ पे यही जो है ना, यहाँ पे आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे उल्टा लिखा गया सभी का, तो यहाँ पे उल्टा जब लिखेंगे तो IHL होना चाहिए, उसके बाद E होना चाहिए, तो यहाँ देखिए IHEL लिखा है, इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कह रहा है क्या कह रहा है, देखिए
निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग हैं। दोस्तों इस आकृति में कितने वर्ग दे रखे हैं आपको चूज करना। देखिए आपको सिर्फ एक ही वर्ग दिख रहा होगा, ये वाला जो हम ड्रॉ कर रहे हैं अभी वही आपके वर्ग दिख रहे होंगे जो ऑप्शन में एम दे रखा है। तो एक और यहाँ पे वर्ग दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या आएगी। 30, 57, 111, 219 के बाद क्या आएगी यहाँ पे दोस्तों। देखिए ध्यान से देखेंगे ना, 30 से 57 कितना हो गया, +27 करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद तो 57 से 111 कैसे हो गया, +54 करेंगे तब, ठीक है। 111 से 219 कैसे हो गया, 108 करेंगे तब। आप दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो 57 दूनी 54, इसका दोगुना हुआ, इसका भी दोगुना हुआ, इसका मतलब इसका भी ये दोगुना होगा, यानी कि 216 होगा। यानी कि 219 में जब 216 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 200, 432, 3, 437, 35। तो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 7 और 12 से विभाजित किया जाए तो हर हाल में 5 शेष बचता है, ठीक है। 5 शेष जब बचेगा ना दोस्तों तो आपको क्या कर देना है, ये तीनों का आपको एलसीएम ले लेना है। तो 6, 7, 12 जब एलसीएम लेंगे तो देखिए 2 तिया 6, 7 हो जाएगा यहाँ पे, 2 छके 12, ठीक है। और 3, 1, 7, 3 दूनी 6, कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 होता है 84 हो गया। और 84 में दोस्तों आपको 5 अब शेष बच रहे हैं ना, तो इसमें आपको 5 ऐड कर देना है। तो कितना हो गया, 489 हो गया। जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। दोस्तों आपके पास हिंदी का सवाल आ चुके हैं, शेर है, हाथी है, दुख है, तो इसका सही पर्यायवाची क्या होगा, यानी कि शेर का पर्यायवाची क्या होता है, हाथी का क्या होता है और दुख का क्या होता है। तो दोस्तों आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो देखिए जो शेर होता है ना, शेर का पर्यायवाची क्या होता है, सिंह होता है, ठीक है। हाथी दोस्तों क्या होता है आपका, हस्ती होता है। और दुख जो होते हैं, दुख का क्या होता है, विपत्ति होता है। जो किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। तो यहाँ पे 2 क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, मुहावरे का सही अर्थ से मिलान कीजिए। तो देखिए आंखें पथरा जाना, कांटे बिछाना, उल्टी गंगा बहाना और कलई खुलना। तो दोस्तों इन 4 मुहावरे में से आपको चूज करना है कौन मुहावरा किससे यहाँ पे सटीक बैठ रहा है। तो देखिए दोस्तों आप ध्यान से सीखेंगे, मतलब आंखें पथरा जाना मतलब क्या होता है, नियम विरुद्ध कार्य करना। आंखें पथरा जाना का मतलब क्या होता है, राह देखते थक जाना, यानी कि एक का बी किस में दे रखा है, एक का बी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। बाकी किसी में दे रखा है। आगे हम देख लेते हैं कि यहाँ पे सही हो रहा है कि नहीं। कांटे बिछाना दोस्तों क्या होता है, बाधा डालना, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे ए भी है, ठीक है। उसके बाद उल्टी गंगा बहाना, इसका मतलब क्या होता है, नियम के विरुद्ध कार्य करना। और कलई खुलना, रहस्यमय खुलना, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारे प्रश्न का राइट आंसर निकल के आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है यहाँ पे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो हम और तुम यहाँ पे गलत है, जबकि ये तीनों वाक्य यहाँ पे सही दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि हिमालय कौन सी संज्ञा है। दोस्तों हिमालय जो होती है ना वो कौन सी संज्ञा होती है आपको बताना है, समूह है, जाति है, भाव है या व्यक्तिवाचक। तो हिमालय दोस्तों क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, कौन सी, हिमालय। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि हाथ कौन सा शब्द है। तो हाथ दोस्तों जो है ना, हाथ वो जो है आपके पास देशज है, विदेशी है, तत्संग है, तद्भव है। तो हाथ दोस्तों होती है ना, हाथ वो क्या होता है आपके तद्भव शब्द होते हैं, क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं हाथ। अगला क्वेश्चन है आपके पास है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, मेरी पोशाक डैश है। दोस्तों मेरी पोशाक जो है ना वो क्या होती है, तो मेरी पोशाक यहाँ पे आपकी क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, ठीक है, अच्छी। अगला क्वेश्चन है कि प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सी होती है। तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द होती हैं वो होती है आपकी क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है, क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शब्दों को उनके विलोम से मिलाइए, गणतंत्र है, स्वतंत्र है, वैतानिक है और दहन है, ठीक है। दोस्तों से आप ध्यान से मिलाएंगे यदि तो देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपका, गणतंत्र का दोस्तों क्या होगा, राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। ये पहला मिल गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्र का क्या, परतंत्र हो गया, ये भी सही है। वैतनिक अवैतनिक हो गया और दहन, यानी कि ABCD सही है। तो ABCD किसमें, इसमें है क्या, नहीं। तो ABCD ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित शब्दों की क्रमशः सही पर्यायवाची होंगे। ब्रह्मा है, सेवक है, ग्रीष्म का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। देखिए जो ब्रह्मा होती है दोस्तों उसका होता है चतुरानन, ठीक है। उसके पास सेवक होता है कौन सा, भृत्य। और जो ग्रीष्म होती है उसका क्या होता है, निदाद होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ना इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने पर
वह गहरी नींद से जाग गया। वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? तो दोस्तों आपको यहाँ पर मुहावरा को चूज करना है, कौन सा मुहावरा उचित होगा? वो तंद्रा भाग भंग हो जाना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको एंटोनिम्स बताना है, किसका? सिमल्टेनियस का। तो सिमल्टेनियस का दोस्तों आपको कहाँ क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। यहाँ पे देखिए सिमल्टेनियस मतलब क्या होता है? समकालिक होता है ना। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा, यानी कि जो उल्टा शब्द हो जाएगा, वो क्या होगा? एक्रोमेनियस हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अतुल्यकालिक इसका सही जवाब हो जाता है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एरर। द कुकी जार इज लेइंग एम्प्टी इन द टेबल। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे किस वाक्य में यहाँ पे गलत दे रखा है आपको बताना है। तो इन द टेबल नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? ऑन द टेबल होगा। क्या होगा? ऑन द टेबल, तब जाके ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स ऑफ द स्टोफी। स्टोफी का दोस्तों आपको सिनोनिम्स बताना है, कौन सा इसका जो सिनोनिम्स होगा इसके, यानी कि पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका क्या? चकित करना। क्या होता है? चकित करना होता है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, वो क्या होगा? डेज, DAZ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको वन वर्ड, वन हु डिस्ट्रक्ट, डिसलाइक और हेट्स अदर वुमेन इन जनरल एंड अवॉइड सोसाइटी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को दोस्तों हम लोग बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं मिसएंथ्रोपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको द डंकी एट ए लॉट ऑफ हे सो द काउच कुड नॉट गेट इनफ। इसमें सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्ब फ्रेज, जो वर्ब फ्रेज होती है, यहाँ पे वही सही जवाब हो जाएगा। एक्सेल में किसी दिए गए इनपुट या इफ फंक्शन के लिए केवल कितने आउटपुट होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो आउटपुट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे आपको बताना है। ये हो जाएंगे इतना 3 आउटपुट यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त होने पर एनालॉग डेटा सिग्नल को डिजिटल डेटा में निम्न में से कौन रूपांतरित करता है? तो दोस्तों वो रूपांतरित करने का काम जो करता है वो करता है कौन? मॉड्यूलर करता है। कौन? मॉड्यूलर के द्वारा ऐसा काम होता है। ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म या साइट से आपका क्या अभिप्राय है? जो हितों की गतिविधियों, पृष्ठभूमि या वास्तविक जीवन के स्वयं का साझा करने के लिए लोगों के बीच सामाजिक संबंधों के निर्णय को सुविधाजनक बनाने में केंद्रित होते हैं। दोस्तों उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो सोशल नेटवर्किंग सर्विस बोलते हैं। जैसे कि फेसबुक हो गया ना आपका, जहाँ पे यूट्यूब सब हो गया, क्या होता है? सोशल नेटवर्क साइट्स होती हैं जहाँ पे आप लोग वीडियो को देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संकेताक्षर लेख को साधारण लेख में परिवर्तित कर सकती है? दोस्तों वो प्रक्रिया कौन सी होती है? तो वो प्रक्रिया कौन सी आपकी इंस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि मेलवेयर को इस नाम से भी जानते हैं। तो जो मेलवेयर जो होती है ना, उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? तो मेलवेयर को हम लोग जानते हैं किसके? मालिशियस सॉफ्टवेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब पेज वेबसाइट के पहले पेज के रूप में माना जाता है और यह वेबसाइट का अधिकांश वेब पेज पर नेविगेशन प्रदान करता है? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कौन सा? होम पेज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माउस के 2 मानक बटन के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो मानक जो 2 माउस बटन होते हैं ना, उसके बीच में जो व्हील होती है उसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि स्क्रॉल करने के लिए, यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क श्रेणी बड़े भौगोलिक क्षेत्र में? तो दोस्तों बड़े जब होगा ना तो वो होगा वाइड एरिया नेटवर्क। जो ऑप्शन में किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे दे रखा है वाइड एरिया नेटवर्क जो है। इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई प्रकार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? दोस्तों वो क्रिया जो होती है वो होती है फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करना चाहिए। यही प्रक्रिया आपको अपनानी इसमें चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मेलवेयर कंप्यूटर सिस्टम पर जासूसी करने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों जासूसी करने के लिए उपयोग करते हैं ना हम लोग, वो करते हैं किसके लिए करते हैं आपको बताना है। यहाँ पे वो होती है स्पाईवेयर का हम लोग करते हैं जासूसी करने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किसके तहत इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधन के लिए HTML आधारित संदर्भ या कंप्यूटर के तहत एक वेब डॉक्यूमेंट को होस्टिंग करने वाले के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग जानते हैं URL के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? तो MS वर्ड में जब हम यूज करते हैं तो उसमें जो कॉपीराइट सिंबल आती है उसके लिए शॉर्टकट कुंजी होती है दोस्तों, वो क्या होती है? Alt + Ctrl+C होती है। ये क्या होती है? आपके कॉपीराइट सिंबल होती है किसमें? MS वर्ड में। दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ईथरनेट LAN के कनेक्ट करने और LAN पर अन्य उपकरणों के साथ संवाद करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त हार्डवेयर
कंपोनेंट कौन सा होता है दोस्तों? वो कंपोनेंट्स होती है हार्डवेयर कंपोनेंट्स, वो होती है कौन सा? रिपीटर। क्या होती है? रिपीटर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। OCR द्वारा किसी इमेज को स्कैन करने पर कैरेक्टर का निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पहचानी जा सकती है? तो देखिए OCR होती है ना, ऑप्टिकल कार्ड रीडर, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। ये होती है किसके आकार साइज को मतलब पहचानने के लिए इसका मतलब इस्तेमाल करते हैं। मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसको बनाया गया है दोस्तों। मालवेयर जो सॉफ्टवेयर होता है, इसको क्यों बनाया गया है? कंप्यूटर के संचालन को भंग करने के लिए, ठीक है, इसको हैक करने के लिए इसका निर्माण किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि देखिए और सारा ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी सही है। संवेदनशील जानकारियों को एकत्रित करने के लिए ये भी सही है, और कंप्यूटर सिस्टम के अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी जो है यहाँ पे सभी के सभी यहाँ पे है कथन जो दे रखे हैं वो सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्लांट की उत्पादन पूर्व जेस्टेशन अवधि अधिक होती है? तो दोस्तों अवधि जो होती है वो कौन सी अधिक होती है आपको यहाँ पे बताना है। तो वो होती है कौन सी? बड़ा जल विद्युत संयंत्र जो होती है यहाँ पे उपयुक्त होती है। इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा रूपांतरण सिद्धांत है? दोस्तों यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है उसके प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आपको क्या बताना है? इसका सही जवाब होगा इंफ्रारेड हीटिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है? दोस्तों इसमें अधिकतम जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो पावर जो होती है क्या होती है? अधिकतम हो जाती है। एक समान उत्तेजना के साथ चल रहा सिंक्रोनस मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्न में से किसमें परिवर्तन लाता है? दोस्तों जो परिवर्तन लाता है ना वो लाता है किसमें? आर्मेचर करंट में ये परिवर्तन लाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किसके लिए किया जाता है? तो ये जो इस्तेमाल होती है दोस्तों, ये जो होती है किसके लिए करते हैं हम लोग? सीढ़ी की वायरिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 10 स्क्वायर mm के नॉमिनल कंडक्टर क्षेत्र के 1.1 किलोबाइट के LP इंसुलेटेड सिंगल कंडक्टर एल्युमिनियम केबल के लिए करंट रेटिंग ज़मीन में क्या होगी? दोस्तों करंट रेटिंग जो होगी ज़मीन में वो कितनी हो जाएगा आपको बताना है। ये होगी 55 एम्पियर, जहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित विभिन्न ऊर्जा संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे आपको सही दे रखे हैं? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद चूज करना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 जो है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र को रखरखाव लागत डीजल ऊर्जा संयंत्र से ज़्यादा होती है क्योंकि बेहद कुशल कर्मियों की ज़रूरत यहाँ पे हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होती है? दोस्तों हेलिकल कॉइल्स जो होती है ना, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आमतौर पर, वो करते हैं क्यों करते हैं? तो ये बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो जो परिभाषित हम लोग कर सकते हैं वो किस प्रकार कर सकते हैं? तो परावर्तित प्रकाश का अपवर्तित प्रकाश से अनुपात में उसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि कम वोल्टेज उपकरण 440 वोल्ट पर मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है? तो पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग होती है मेगा टेस्ट करने के लिए, वो कितनी होती है? 500 वोल्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांसेंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। पहला है पीक रीस्टार्टिंग वोल्टेज तक पहुँचने का समय कितना है? 50 माइक्रोसेकेंड यहाँ पर दे रखी है। उसके बाद देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो ये है दोस्तों यहाँ पे पीक रिस्टार्टिंग वोल्टेज जो है 150 किलो वोल्ट की औसत RRP भी होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कितना 2 हो जाएगा, 2.5। अगला सवाल है वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों से मुक्त होती है? ठीक है, तो दोस्तों वो जो वायरिंग सिस्टम होती है वो कौन सी होती है? केसिंग और कैपिंग वायरिंग सिस्टम होती है। अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है ये के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो इसकी अधिकतम सीमा दोस्तों होती है वो कितनी होती है? 1 मिली एम्पियर के बराबर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का एक अलाभ है, यानी कि लाभ नहीं है, आपको यहाँ पे बताना है। दोस्तों क्या होगी? इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर के आग के खतरे की संभावना होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किस में नियंत्रित किए जा सकते हैं?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। तो इसका सही जवाब होगा क्या, प्लस विथ मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला वायर को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इस वायर को कहा जाता है क्या, तो स्टे वायर कहा जाता है। ठीक है, सिंगल कोर केबल के परावैद्युत में अधिकतम और न्यूनतम प्रतिबल स्ट्रेसेस क्रमशः 50 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर और 10 किलोवोल्ट प्रति सेंटीमीटर है। यदि कंडक्टर का व्यास दे रखा है कितना, 2.5 सेंटीमीटर, तो इंसुलेशन की मोटाई कितनी हो जाएगी। देखिए जो बहुत आसान प्रश्न है। देखिए इसको आप कैसे बनाएंगे, जो इसकी जो मोटाई होती है ना उसको निकालने क्या होगा, जो मैक्सिमम दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, जो मैक्सिमम दे रखा है उसको ऊपर रखेंगे, जो 50 मैक्सिमम है ना, जो उसके बाद मिनिमम जो है उसको नीचे रखेंगे। उसके बाद जितनी जो व्यास दे रखी है उसको से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। तो दोस्तों इसे हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जीरो नीचे आएगा, ये जीरो से कट जाएगा यहाँ पे, और ये 5 से 2 25 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5। ठीक है, यानी कि 12.5 जो सेंटीमीटर यहाँ पे आ चुकी है इसकी मोटाई थी है। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों हमको क्या निकालना है, इंसुलेशन मोटाई निकालना है ना। तो इंसुलेशन मोटाई क्या होगी, जो पहला बड़का डी माइनस छोटा डी बटे 2 यानी कि 12.5 माइनस 2.5 अब बाय कितना करेंगे 2 करेंगे, तो कितना होगा दोस्तों 10/2 कितना हो गया 5, यानी कि इसकी मोटाई कितनी होगी 5 हो गई। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है 5, ऑप्शन नंबर 5 जो है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि छोटा इंसुलेशन पेपर आर्मेचर कोर के प्रत्येक सिरे के आगे निकलना होना चाहिए और यह स्लॉट लाइनर और बैंडेज के बीच में प्रयुक्त किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं आपको बताना है, इसे बोलते हैं पैकिंग स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें हम लोग करते हैं संप्रेषण टाइप इंसुलेटर का यहाँ पे इस्तेमाल हम लोग कर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आर्मेचर की वाइंडिंग में के इम्प्रेशन के लिए निम्न प्रकार किस प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों वो जो प्रकार होती है वो होती है कौन सी आपकी, बेकिंग वार्निश का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इल्यूमिनेशंस या प्रदीपन की इकाई क्या होती है, तो इल्यूमिनेशन या प्रदीपन जो होती है इसकी इकाई जो होती है दोस्तों वो होती है कितनी, लक्स होती है। 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है। तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, आप सब लोग जानते हैं कि एनएस बराबर क्या होता है 120 F/P होता है ना। ठीक है, उसके बाद देखिए एनएस के लिए कितनी हमारे पास देखी है 1500 दे रखी है। ठीक है, 120 कांस्टेंट है, एफ की वैल्यू निकालनी है और पोल कितनी है 2 है। ठीक है, कितना हो गया 60 हो गया और 6 से काटेंगे यहाँ पे तो कितना 6 दूनी 12 3 यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा। तो 25 का हार्ट है जिसका राइट आंसर हो जाएगा। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में 2 समानांतर वाइंडिंग्स प्रदान की जाती है जो एक दूसरे से कितनी दूरी पर डिस्प्ले होती है। दोस्तों ये जो दूरी होती है ना ये कितनी दूरी पर डिस्प्ले होती है, ये होती है स्पेस में 90 इलेक्ट्रिकल डिग्रीज पर क्या होती है मतलब कि डिस्प्ले हो जाती है। यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाए तो टॉर्क क्या होगा। तो इसकी टॉर्क जो होती है दोस्तों वो क्या हो जाएगी आपको बताना है। इसकी टॉर्क स्लिप के सीधे अनुपातिक हो जाती है। ठीक है, अगला है कि किसी 132 किलो वोल्ट सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.015 माइक्रोफैराडे है और इंडक्टेंस 6 घंटा है। वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको प्रतिरोध का मान बताना है। तो देखिए आप जैसे निकालेंगे ना तो ऑप्शन नंबर 4 जो है 10 किलो वोल्ट जो है किलो ओम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी कोशिश कीजिए, यदि आप लोगों को नहीं हो पाता तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको टेलीग्राम पे बना कर भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये थोड़ी सी लंबी है, आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नहीं आ पाएगी। डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है। तो डीसी जनरेटर जो होती है इसकी आपूर्ति जो होती है, इसकी प्रकृति जो होती है वो होती क्या, यांत्रिक शक्ति इसमें होती है। ठीक है, अगला है कि फिल्टर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होती है। तो फिल्टर में वोल्टेज ड्रॉप होती है दोस्तों ये जो होती है आपके ग्राउंडिंग के प्रकाश से क्या होती है, मुक्त होती है। दिए गए कथन में जलीय विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे तो सही विकल्प आप वो चयन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे यानी कि पहला सही और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, सही है। दोनों के दोनों यहाँ पे कथन जो है बिल्कुल सही दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में डैश रेखाएं क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए दोस्तों ये जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपके सिलेबस के हटकर भी कोई प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइविंग जो है ना
डैश रेखाएं क्या यहाँ पे प्रतिनिधित्व करती है आपको यहाँ बताना है। तो दोस्तों ये जो रेखाएं होती है डैश रेखाएं, ये आपके छिपे हुए किनारे को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। 10 mm गुना 4 mm आकार का एक कमरा 150 वोल्ट के 10 दम फ्लैश द्वारा प्रकाश युक्त किया जाना है। प्रत्येक लैंप का MSCP 300 है। डिप्रेशन फैक्टर कितना है, 0.8 और यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना 0.5 माने तो फर्श पर लगभग कितना औसत प्रकाश होगा। तो दोस्तों ये प्रकाश हो जाएगी, आपको निकालेंगे यदि तो कितना हो जाएगी, 294.3 लक्स जो है प्रकाश निकल के आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बोर्ड पर ड्राइंग शीट को स्थिर करने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों। तो हम लोग जो है धागे का प्रयोग यहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास है कि थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति यानी पोजीशन क्या होती है। तो थर्मल पावर प्लांट में जो टरबाइन होती है इसकी जो स्थिति होती है दोस्तों वो कितनी होती है, बॉयलर और जनरेटर के बीच में इसी स्थिति पाई जाती है, ठीक है। घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं। तो जो वोल्टेज होती है दोस्तों घरेलू विद्युत की वो होती कितनी, 230 वोल्ट AC पर ये क्या करती है, घरेलू जो विद्युत उपकरण होते हैं वो काम करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रांसमिशन लाइन का मुख्य कंपोनेंट्स निम्नलिखित में से कौन से हैं, ठीक है। आपके पास जो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 4 को। तो ये जो मुख्य कंपोनेंट्स होती हैं वो कौन सी होती हैं यहाँ पे, तो वो होती है आपकी कंडक्टर, ट्रांसफार्मर और सपोर्टिंग टावर होती है। निम्नलिखित किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल DC मशीनों में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों वो कौन सी जो है वाइंडिंग का इस्तेमाल DC मशीन में हम लोग नहीं करते हैं। तो ग्रे में रिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि लेप वाइंडिंग करते हैं, वेब वाइंडिंग करते हैं, डुप्लीकेट से लेप वाइंडिंग करते हैं, ये सभी का प्रयोग करते हैं। जबकि ग्रे में रिंग वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। खिलौनों में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त होता है। दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं खिलौनों में। दोस्तों ये जो मोटर होती है आपको शेडेड पोल मोटर यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें, ठीक है दोस्तों। एक वो सही विकल्प चुना है तो पहला आप देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए, उसके बाद तीसरा देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए दोनों कथन जो यहाँ पे दे रखे हैं ना वो बिल्कुल सही दे रखे हैं, आप सभी लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि भारी लोड उठाने के लिए इस्तेमाल किए गए जाने वाले हॉस्ट क्रेन में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों मोटर जो होती है इसमें इस्तेमाल करने वाली वो होती है कौन सी, स्प्लिट रिंग इंडक्शन मोटर, इसमें इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्कशॉप में दोस्तों से आप पढ़ेंगे और इसका जवाब ढूंढेंगे तो दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विद्युत ड्राइव के 4 क्वाड्रेंट ऑपरेशन में निम्न में से किस पॉइंट में रिवर्स मोटरिंग ऑपरेशन होता है। तो दोस्तों वो मोटरिंग जो होती है वो होती है तीसरा पॉइंट में ऐसा होता है। सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्री स्विच ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लाइन सप्लाई से अलग कर देता है, पर स्लिप फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर पतली चलती रहती है दोस्तों। तो वो जो होती है वो किस पर चलती रहती है, रनिंग वाइंडिंग पर चलती रहती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर किसके सिद्धांत पर काम करता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है दोस्तों वो जो काम करती है वो म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करती है। किस पे, म्यूचुअल इंडक्शन पर ये काम करती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि अल्टरनेटर में डंपर वाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सी है। तो डंपर वाइंडिंग का इस्तेमाल जो करते हैं अल्टरनेटर में वो इसलिए करते हैं क्योंकि दोस्तों हीटिंग प्रभाव को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या होता है, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है इसमें क्या होती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन सवाल पहला ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र में बिजली हमेशा इस पर उत्पन्न होती है। तो बिजली हमेशा जो होती है किस पर उत्पन्न होती है। तो दोस्तों ये किस पर होती है, नियत आवृत्ति और स्थिर वोल्टेज पर यह उत्पन्न होती है। एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ट्रांसफार्मर होती है तो उसमें जो होती है वो क्या होती है, तो एक वाइंडिंग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में किस माध्यम से अंतरित होती है। तो सब माध्यम जो होती है मीडियम होती है वो कौन सी होती है, चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से अंतरित होती है। यदि 230 वोल्ट DC सीरीज मोटर को 230 वोल्ट AC आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तब क्या होगा। तो दोस्तों इसमें जो क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। देखिए मेरे पास ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों क्या होगी, मोटर कम दक्षता और अधिक स्पार्किंग के साथ क्या होगा, ये जल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विद्युत संयंत्र में के अर्थशास्त्र में प्रयुक्त ब्याज चक्रवृद्धि विधि को किस अन्य नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वो जो नाम होती है वो किसके नाम से जानते हैं हम लोग, तो सिकिंग फंड विधि के नाम से हम लोग जानते हैं। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का उपयोग निम्नलिखित करने के लिए उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा। दोस्तों ये लाभ जो होगी दोस्तों वो कौन सी होगी, रख रखाव की लागत में क्या होगी, कमी हो जाएगी।
तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो किरण प्रैक्टिस वर्क बुक है जिसमें 32 सेट देखे हैं, हमने 3200 प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। और दोस्तों हमने वादा किया था आपसे 32 प्रैक्टिस सेट करवाने का, और वो वादा हम आपसे पूरा कर चुके हैं। दोस्तों आप सभी से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको हमारा वादा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिएगा, और इस वीडियो को कम से कम 5-10 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।